Hello everyone, today we discuss about some important question of chapter first as a revision. So first question is an electrostatic field line is continuous curve. That is a field line cannot have sudden break. Why? तो इसके लिए अगर हम यहाँ एक प्लेट कंसीडर कर लें, एक पॉजिटिव प्लेट है और इस तरफ एक नेगेटिव प्लेट है और इन दोनों प्लेट के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। ये चार्ज पार्टिकल जो है ये पॉजिटिव प्लेट से कहाँ पर मूव करेगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। तब तक मूव करेगा जब तक ये चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिव प्लेट के बिल्कुल नज़दीक नहीं चला जाता। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस होगी, तभी पहुंच पाएगा, क्योंकि इस पर लगातार फोर्स लग रहा है। अगर ये कंटिन्यूसली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस पर कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है, और कंटिन्यूसली फोर्स तभी लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में चार्ज पार्टिकल क्यू इंटू ई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस होगी। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, ए मूविंग चार्ज पार्टिकल experience continuous for electrostatic field, so electrostatic field line is always a continuous curve. सेकेंड इसका पार्ट है why two field lines never cross each other। तो अगर यहाँ पे दो फील्ड लाइंस आपस में कट करती हैं, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में यहाँ पर ये टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 और 2 इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। अगर यहाँ कट कर रही हैं तो यहाँ टू टेंजेंट मिलेंगे, यानी एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये CBSE एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें डाइपोल मोमेंट पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, और डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू गैप बिटवीन देम। जितनी ज़्यादा इस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उतने ज़्यादा स्ट्रेंथ का डाइपोल बनेगा, और इस डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर। थर्ड जो क्वेश्चन है CBSE 2017 में इसमें पूछा गया कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ओरिएंटेशन बताना है, थीटा की वैल्यू बतानी है कैसी होगी। तो आपको जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का इसमें मीनिंग यही होगा कि अगर ये जो डाइपोल यहाँ पर जैसे रखा हुआ है, इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो इसका मतलब थीटा किसके इक्वल होगा? थीटा होगा 0 के इक्वल। अब यहाँ पर अगर इस डाइपोल को टॉर्क लगा के हम इस पोजीशन में ले आए, यहाँ पे ले प्लस क्यू और यहाँ पे आया माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ बढ़ेगी। तो अगर हम इस ये जो डाइपोल को इस पोजीशन के अंदर ले भी आए तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट, और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट। तो ये डाइपोल दोबारा फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापस आना चाहेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम वही होगा, अगर बॉडी को उस इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर दें तो वो दोबारा फिर उसी पोजीशन पे आना चाहे। और ये भी ध्यान रहे आपको, टॉर्क P साइन थीटा के इक्वल होता है। अब थीटा क्योंकि इसमें 0 के इक्वल है तो टॉर्क की वैल्यू 0 के इक्वल हुई स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। सिमिलरली अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में डिस्कस करें तो थीटा 180 के इक्वल होगा। इसमें डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अंदर है, तो थीटा 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसको अनस्टेबल इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर हम इस डाइपोल को डिस्प्लेस कर दें, इस पोजीशन में ले आए किसी तरीके से, तो ये अपने आप इस पोजीशन में नहीं आएगा, बल्कि जो पहले वाला डिस्कस किया था हमने थीटा इज इक्वल टू 0 पे आएगा, क्योंकि वो स्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब है इसको डिस्प्लेस कर दें तो ये वापस उसी पोजीशन में नहीं आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसमें थीटा की वैल्यू किसके इक्वल रहती है? 180 डिग्री के इक्वल रहती है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एक ये डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम में पूछा गया है कि चार्ज पार्टिकल की पोलैरिटी बताओ कैसी है, कैसा साइन है उनके ऊपर, और इसके साथ साथ ये चार्ज टू मास रेशो बताना है।
तो इस डायग्राम को ध्यान से देखें हम कि किसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो हम इसके लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये जो सेकंड वाला पार्टिकल है वो यहीं तक जाएगा, फर्स्ट वाला पार्टिकल और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, थर्ड वाला पार्टिकल और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। तो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट थर्ड पार्टिकल का ज़्यादा हो रहा है, और थर्ड पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो ये शो करता है कि थर्ड पे तो होगा पॉजिटिव चार्ज, और फर्स्ट और जो सेकंड पार्टिकल है, फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो ये शो करते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि हाईएस्ट चार्ज मास रेशो किसकी होगी। तो एक बात और, यहाँ पर जो चार्ज मोशन के अंदर है, यानी कि ये जो वाई एक्सिस के लोग मूव कर रहे हैं किसी फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं, और ये जो फोर्स प्रोवाइड करवाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स प्रोवाइड करवाएगा इनको। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स रहेगा, यानी जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे आएगी, वो रहेगी Q इंटू ई। इतना फोर्स लगेगा पार्टिकल पे वाई एक्सिस के लॉन्ग में, और इसी फोर्स की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आएगा क्यू ई बाई एम, या क्यू कॉन्स्टेंट है, ई कॉन्स्टेंट है, मास कॉन्स्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी आएगा कॉन्स्टेंट। और जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट आए तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई करना है, तो एस वाई की वैल्यू रहेगी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब पार्टिकल तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी ना, तो यू वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ए वाई जो एक्सेलरेशन रहेगा वो ए के ही इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे सारी टर्म को वैल्यू पुट करने के बाद वाई किसके इक्वल हुआ, हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल हुआ, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, क्यू ई बाई एम के इक्वल होगा। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम हो जाएगा एक्स बाई यू। इस सारी वैल्यू जो यहाँ से आई है वो इसमें पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, तो हमारे पास वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से पता लगा y प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम, जिसका y एक्सिस के लोग ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है उसकी चार्ज रेशो ज़्यादा होगी। तो डायग्राम में देखने पे जैसे आपको बताया था, थर्ड पार्टिकल का y ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है y एक्सिस के लोग, तो चार्ज टू मास रेशो थर्ड पार्टिकल की ज़्यादा रहेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ग्राफ के बारे में कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और अगर यहाँ पे Q1 Q2 की पोलैरिटी सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो F पॉजिटिव आएगा और जो इसमें फोर्स का नेचर होगा वो रिपल्सिव होगा, जो इसके साथ शो किया गया है। ये ध्यान रहे, F और 1 बाई आर स्क्वायर के बीच ग्राफ बनाया, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, लेकिन ग्राफ पूछा गया F और 1 बाई आर स्क्वायर के बीच, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे ही अपोजिट चार्ज पार्टिकल अनलाइक चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा एक डाइपोल जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो यहाँ पे एक डाइपोल है और इस डाइपोल को आप सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। ये प्लस क्यू नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये माइनस क्यू प्लस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होगा। टॉर्क होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो निकल गया क्यू भी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना रहता है इसमें। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, मान लीजिए डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये वाला एंगल कितना है, थीटा के इक्वल। एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, पैरेलल लाइन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, यानी ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये एंगल थीटा है ये वाला, तो ये भी क्या होगा, थीटा के इक्वल होगा। जो निकालना होता है उसको न्यूमिनेटर में जो गिवन है एच गिवन है, तो इसको डिनोमिनेटर में थीटा के सामने वाला पी, तो पी बाई एच इज नोन एज साइन थीटा। तो ए बी की वैल्यू किसके इक्वल हुई, 2a साइन थीटा के इक्वल, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई 2a साइन थीटा, फोर्स क्यू इंटू ई। और आपको ये पता है कि क्यू इंटू 2a डाइपोलमेंट के इक्वल होता है, तो पी ई साइन थीटा के इक्वल आ गया, तो टॉर्क आ गया P क्रॉस C। इसकी डायरेक्शन यहाँ स्क्रीन पे स्क्रू रूल से
काफ़ी अच्छे से समझ में आ सकती है। इसमें मान लिया ये डाइपोल मोमेंट है P और इलेक्ट्रिक फील्ड है E। हमने P से E जाना है। आज सपोज करें कि यहाँ पर एक स्क्रू है, स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो स्क्रू स्क्रीन से बाहर ही आएगा। तो इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ होगी? आउटवर्ड द पेपर। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द पेपर कमिंग आउट ऑफ इट। तो इस तरीके से हम फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में जो 2023 का क्वेश्चन है बोर्ड का, तो इसमें पूछ रखा है टू आइडेंटिकल डाइपोल आर अरेंज इन एक्स वाई प्लेन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन में इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि कितनी रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू बोथ डाइपोल, यहाँ पर दोनों डाइपोल हैं। इसको सपोज कर लेते हैं कि ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन पे सिंपली कूलम्ब्स रूल लगाएंगे और हम वैल्यू अपनी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला चार्ज कौन सा है? प्लस क्यू, और यहाँ माइनस क्यू, यानी जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डाइपोल रखा हुआ है। ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ओरिजिन पे। तो इस ओरिजिन पे सपोज कर लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी। इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये भी इधर भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में होगी E2। तो दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव आ गई। दोनों की डायरेक्शन कैसी आ गई? नेगेटिव के इक्वल आई है एक्स एक्सिस वाली इस डाइपोल की वजह से। सिमिलरली जो इक्वेटोरियल लाइन के लॉन्ग आएगी, इक्वेटोरियल लाइन के लॉन्ग आएगी, यहाँ पे ये वाला इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस नेगेटिव की वजह से इधर, यानी इनकी वजह से ये जो हॉरिजॉन्टल डाइपोल है इसकी दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जो ये वर्टिकल डाइपोल है इसकी वजह से आ गई माइनस जी एक्सिस के लॉन्ग, दोनों वैल्यू। और ये जो डिस्टेंस गिवन है हमें हाफ वाली, ये एक इक्वल गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है KQ/A²। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो E1 है इक्वेटोरियल लाइन पे जो वर्टिकल है उसकी वजह से वैल्यू आ गई KQ/A² माइनस J इंटू माइनस J, तो -2 KQ/A² आ गई। और ऐसे ही E2 की वैल्यू आ गई KQ/A² माइनस I। और जब वेक्टर का रिजल्ट लिखना होता है, जैसे R गिवन है, R वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस BJ कैप, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो I का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर होता है प्लस J का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे I का कोफिशिएंट -2 KQ/A² और ऐसे J का भी सेम है। तो सिमिलर हम करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी इसके इक्वल आ गई। tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे इधर आ गई थी और एक इधर आ गई थी। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी, इसको E1 मान लो, इस तरह वाले को, ये वाली वैल्यू को हमने मान लिया E1, और इधर वाली वैल्यू को अगर E2 कंसीडर करें तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी? वैल्यू आ जाएगी E1/E2 के इक्वल, E1/E2 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अगर देखा जाए तो E1 कहाँ थी? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, ये E1 यहाँ पे थी और E2 थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा गया है अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करना, अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करना पूछा गया है। तो इसको अगर अल्फ़ा मान लें, ये वैल्यू E1 मान लें, ये वाली E2 मान लें, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1/E2 के इक्वल हो जाएगी। तो अल्फ़ा आ जाएगा 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू -x एक्सिस टू 225 डिग्री टू प्लस एक्सिस। तो इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं tan अल्फ़ा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
एंड राइट इट्स ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया, और इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1 और वोल्ट मीटर होती है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, स्फेरिकल रबर बैलून कैरी ए चार्ज। तो फ्लक्स किसके इक्वल होता है? फ्लक्स होता है कि जितना चार्ज इंक्लूड है किसी बॉडी में अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एज द बैलून इज ब्लोइंग अप इंक्रीज इन साइज, लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्स्टेंट ही रहेगा क्योंकि उसके अंदर चार्ज क्या है? फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 में फ्लक्स पूछा गया है किसी एक फेज से। अगर हम क्यूब की बात करें तो कितने फेज होंगे क्यूब में? 6। कोस थ्योरम लगाएं तो 6 फेज से फ्लक्स पास होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यूनिट से कितना पास होगा? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो वो वाली वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर रखिए यहाँ पे 1/6 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में 2 चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज Q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट। थर्ड पॉइंट चार्ज Q unknown magnitude, sign is placed on the line joining of the charge such that system remain in equilibrium। तो नेचर बताना है किसके इक्वल रहेगा। तो ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम Q पे फोर्स कैलकुलेट करें तो इस कैपिटल Q पे फोर्स ये वाला स्मॉल q भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा। इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो KQ बाई एक्स के, इन दोनों में फोर्स होगा वो KQ अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम ये डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट 10 नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।